कक्षा 12वीं विषय रसायन शास्त्र सभी अध्यायों से एक अंक के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों पर ये वीडियो है। आप इसे देखिए, जो आपकी अभी परीक्षा हो रही है उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए एक तरफ से प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, गैसों का द्रवों में विलेयता का नियम दिया था। तो ये किसने दिया था? हेनरी ने। अगला क्वेश्चन है, पीतल है, तो ये क्या है? ठोस विलयन है। अगला क्वेश्चन है, अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, तो यहाँ वाष्प दाब जो होता है अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं होता है। अगला है, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को कहते हैं, इसे मोललता कहते हैं। ये वाला हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कैथोड में होने वाली क्रिया अवकरण कहलाती है। फिर वह कारक जो विलयन की चालकता को प्रभावित नहीं करता है, तो इसमें तनुता, विद्युत अपघट्ट की प्रकृति, तापक्रम, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद एक फैराडे विद्युत का मान होता है, तो ये 96,500 कूलाम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संचायक सेल में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ है, तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं उसमें ये लेड का उपयोग होता है। आगे का क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगने की क्रिया है, तो लोहे पर जंग लगने की क्रिया संक्षारण होती है। अगला है, विशिष्ट चालकता की इकाई है, तो ये ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है। अगला है, किसी अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया की प्रगति के साथ घटता है। अगला है, निम्न में से वह कारक जिस पर शून्य कोटि की अभिक्रिया दर स्वतंत्र होती है, वो शून्य कोटि की अभिक्रिया उत्पादों के सांद्रण पर स्वतंत्र होती है। अगला है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का विशिष्ट दर स्थिरांक किस पर निर्भर करता है, तो यह ताप पर निर्भर करता है। इसके बाद है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का इकाई, तो ये मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसके बाद अगला है, किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्न में से किस कारक की वृद्धि के साथ बढ़ता है, तो यह ताप के साथ बढ़ता है वेग स्थिरांक का मान। अगला है, किसी अभिक्रिया का तापक्रम बढ़ाने पर क्रिया दर अधिक बढ़ जाने का मुख्य कारण क्या है? टक्करों की प्रभावी संख्या का बढ़ जाना। अगला है, किसी अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, यह अभिक्रिया शून्य कोटि की होगी। अगला है, किसी अभिक्रिया के लिए वेग के इन ब्रैकेट एम बी इन ब्रैकेट एन इसकी कोटि है, तो इसकी कोटि इनकी घातों का योग हो जाता है, तो m+n हो जाएगा। इसके बाद अगला है, रेडियोधर्मी क्षय क्रिया की अभिक्रिया की कोटि होती है, तो यह रेडियोधर्मी क्षय जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। अगला है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु निर्भर करती है, क्रिया कारक एवं उत्पाद दोनों की सांद्रता पर नहीं करती है। आगे का क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया दर निर्भर करती है, तो यह सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करती है। इसके बाद अगला है, रासायनिक अभिक्रिया ए बी में पाया गया कि अभिक्रिया की दर 2 गुनी हो जाती है। जब ए का सांद्रण 4 गुना कर दिया जाता है, तो अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी? तो इसकी अभिक्रिया की कोटि 2 होगी। इसके बाद अगला है, किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक के उपयोग से निम्न में से किस में परिवर्तन होता है, तो उसके सक्रियण ऊर्जा में परिवर्तन होता है। अगला है, जब एक अभिक्रिया पदों में क्रम में होती है, तो अभिक्रिया की कोटि ज्ञात की जाती है मंदतम पद से, जो बहुत धीरे चलेगा उस पद से हम इसको ज्ञात करेंगे। अगला है, संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाता है, परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है, मिश्र धातु बनाता है। ये उपरोक्त सभी ये तीनों काम है, तो ये वाला सही हो जाएगा। अगला है, परमाणु क्रमांक 29 का तत्व आवर्त सारणी के निम्नलिखित ब्लॉक का तत्व होगा, तो ये डी ब्लॉक का तत्व होता है, प्रथम संक्रमण श्रेणी में ये रहता है। इसके बाद अगला है, 3D संक्रमण श्रेणी में नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है। इसके बाद अगला है, किसी संक्रमण तत्व की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था है, ये मैग्नीज की होती है। इसके बाद यहाँ पर परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, तो ये वाला ऑप्शन सही है, संक्रमण तत्व। फिर अगला देख लेते हैं, संक्रमण तत्व सामान्यतः अनुचुंबकीय होते हैं, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं डी कक्षक में। इसके बाद अगला है, para यूरेनियम तत्व वे तत्व हैं जो कि यूरेनियम से भारी होते हैं। फिर क्रोमियम परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, तो इसका ऑप्शन सही ये है, सही है। यदि आप क्रोमियम का करेंगे तो ये होता है 3d5
और 4s1 ये अर्धपूरित कक्षक होते हैं। तो इनमें ये इसके 5 हो गया अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 हो गया, तो कितने हो गए 6। अगला है निम्न में से कौन अंतरकाशी यौगिक बनाता है। तो जितने भी संक्रमण तत्व होते हैं वो अंतरकाशी तत्व बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। तो इसका द हो गया सभी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है लैंथेनाइड श्रेणी में लैंथेनाइड हाइड्रोक्साइडों की क्षारकता घटती है। फिर अगला क्वेश्चन है टेट्राकार्बोनिल निकिल में ऑक्सीकरण संख्या अवस्था है। तो यहाँ पर जो निकिल है या केंद्रीय धातु है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगी, इसके लिए 0 होती है क्योंकि ये उदासीन लिगेंड होता है। इसके बाद अगला है मोहर लवण है, तो एक तरह का ये द्विक लवण है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है CuNH3 4SO4 में Cu की समन्वय संख्या है। तो यहाँ पर जो समन्वय संख्या है तो ये लिगेंडों की संख्या होती है, तो कितनी है 4। इसके बाद यहाँ पर ये है टेट्राकार्बोनिल निकिल में MC बंध होता है, तो इसमें सिग्मा एवं पाई दोनों तरह के बंध पाए जाते हैं। इसके बाद ये है हेक्सामीन कोबाल्टेट में आयन का रंग पीला होता है, इसकी EAN का मान कितना होगा। तो इसके ये जो प्रभावी परमाणु द्रव्य संख्या है उसका मान कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, जब इसके पूरे डी कक्षक और जो भर जाएंगे तब। चलिए अब आगे का देख लेते। संकुल यौगिक में लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करते हैं। इसका अगला है निम्नलिखित में से कौन सा लिगेंड कीलेट बनाता है। तो ये ऑक्सलेट जो होता है वो कीलेट बनाता है। इसके बाद अगला है समानतः परमाणुओं का समूह लिगेंड के समान कार्य कर सकता है। वे या तो उदासीन अणु हो सकते हैं या ऋणावेशित हो सकते हैं। ये लिगेंड का काम कर सकते हैं, या तो उदासीन हो या ऋणावेशित हो। अगला है उपसहसंयोजी यौगिकों में से किसी धातु की उपसहसंयोजी संख्या है उसकी द्वितीयक संयोजकता के समान ही होती है। चलिए फिर अगला देख लेते हैं। इस पर अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा यौगिक उपसहसंयोजी यौगिक नहीं है। तो ये फेरस अमोनियम सल्फेट ये उपसहसंयोजी यौगिक नहीं है। अगला है निम्न में से कौन सा यौगिक AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ नीला अवक्षेप देगा। तो ये हो जाएगा पोटेशियम आयोडाइड Ki। अगला है SN1 अभिक्रिया में प्रथम पद में निर्माण होता है, तो ये कार्ब धनायन का निर्माण होता है। इसके बाद अगला है निम्न यौगिक रजत चूर्ण के साथ गर्म करने पर एसिटिलीन देता है, तो ये आइडोफार्म CH3 ये देता है। अगला है निम्न में से कौन सा यौगिक फ्रियान के नाम से जाना जाता है। तो ये है CCl2F2 ये फ्रियान को नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं C अक्ष बंध होता है, तो यह ध्रुवीय बंध होता है क्योंकि ये अधिक विद्युत ऋणीय होता है। इसके बाद ओजोन परत के लिए घातक है, तो ये फ्रियान CCl2F2 ये घातक होता है। अगला एरिल हैलाइड में हैलोजन परमाणु से जुड़ा कार्बन होता है, तो ये sp2 संकृत होता है। अगला है एथिल आयोडाइड को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो ये एथिलीन प्राप्त होता है। अगला है एथिल एल्कोहल को आयोडीन और क्षार के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो ये आयोडोफार्म CH3 प्राप्त होता है। अगला है रैसिंग विधि निम्न में से किसके निर्माण के लिए प्रयुक्त होती है। तो ये क्लोरोबेंजीन के लिए। अगला है लुकास अभिकर्मक द्वारा किसका परीक्षण किया जाता है। तो एल्कोहल का परीक्षण किया जाता है। इसके बाद फिनाल का स्वभाव होता है, तो ये अम्लीय होता है। अगला फिनाल का क्लोरोफार्म एवं क्षार के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है सैल्सिल्डिहाइड प्राप्त होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अल्कोहल की जल में अत्यधिक विलेयता का कारण है जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है ये। अगला विलियमसन संश्लेषण का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है। तो ये ईथर के निर्माण में किया जाता है। अगला ईथर के समावयवी होते हैं अल्कोहल। इसके बाद यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड गिरगनाड अभिकर्मक से क्रिया कर बनाता है प्राथमिक अल्कोहल। अगला निम्न में से कौन थैलिक अम्ल से क्रिया करके अम्ल क्षार सूचक बनाता है। ये होता है फिनॉल। अगला देखते हैं अल्कोहल को विषैला बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है फिनॉल। अगला एथिल अल्कोहल को विरंजक चूर्ण के साथ गर्म करने पर बनता है क्लोरोफॉर्म। फिर अगला है कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है एस्टल्डिहाइड। इसके बाद अगला है रोजनमुंड अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या होता है एल्डिहाइड। इसके बाद यहाँ पर रजत दर्पण परीक्षण देते हैं एल्डिहाइड। इसके बाद अगला देख लेते हैं। जब कैल्शियम एसीटेट को गर्म किया जाता है तो कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो यहाँ एसीटोन प्राप्त होता है। अगला निम्न में से कौन सी अभिकर्मक के साथ
क्रिया करके गुलाबी रंग देता है, तो ये एसीटेन देता है। इसका बाद अगला निम्न में से किसमें OH समूह नहीं है, तो यहाँ पर एल्डिहाइड में OH समूह नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आइसोप्रोपिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण करने पर प्राप्त होता है, तो ये एसीटोन प्राप्त होता है। अगला है एल्डिहाइड ऑक्सीकरण करने पर बनता है, एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से अम्ल बनता है। अगला है ये ईथर का सूत्र है, ये है डाई एथिल ईथर और ये है मेथिल प्रोपिल ईथर। तो दोनों का संरचना सूत्र समान है, ये एक दोनों के मध्यावी होते हैं, माने ये एक दूसरे के समवायता को दर्शाते हैं। इसके बाद अगला है निम्न में से किसमें कैनिजारो अभिक्रिया होती है, तो ये बेंजल्डिहाइड में C6H5CHO में। अगला है एसिटेमाइड के जल अपघटन करने पर प्राप्त होता है, तो ये एस्टिक अम्ल प्राप्त होता है। अगला है क्षार एवं एस्टर के जल अपघटन को कहते हैं, इसे साबुनीकरण कहते हैं। डाई एथिल ईथर का आचरण है एक लुईस अम्ल के समान होता है। फिर देख लेते हैं कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आसवन से प्राप्त होता है एसीटेन। सिरके में अम्ल होता है, एस्टिक अम्ल होता है। आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है प्राथमिक एमीन। मिथाइल साइनाइड जल अपघटित होकर एस्टिक अम्ल CH3COH देते हैं। इसके बाद अगला एथिल अमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके बनाता है नाइट्रोजन। फिर एनिलेन का शुद्धिकरण करते हैं वाष्प आसवन से। किसके साथ HNO2 की क्रिया से नाइट्रोसो आयल प्राप्त होता है, द्वितीयक एमीन का। हाफमैन ब्रोमाइड में कार्बन परमाणु की संख्या घटती है। एसिटामाइड ब्रोमीन एवं क्षार के साथ क्रिया करके मेथिल एमीन बनाता है। फिर है दुर्लभतम क्षारक है अमोनिया। अकार्बनिक यौगिक जो गर्म करने पर कार्बनिक यौगिक देता है अमोनियम साइनेट। अगला निम्न में से कौन सा यौगिक रंजक परीक्षण देता है, एनिलीन। फिर अगला उत्तकों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, तो यहाँ है प्रोटीन। फिर अगला RNA में नहीं पाया जाता है, तो ये है थाइमीन। अगला देख लेते पौधों की कोशिकाओं का महत्वपूर्ण कार्बोहाइड्रेट है सेलुलोज। कौन सा प्रोटीन रक्त प्रवाह में O2 अभिगमन करता है, यह है हीमोग्लोबिन। अगला है सभी जीवित कोशिकाओं के अधिकतम प्रभावशाली ऊर्जा वाहक हैं, ये होते हैं ATP। विटामिन B1 है थाइमीन। फिर निम्न में से कौन सा अम्ल विटामिन है, तो ये एस्कॉर्बिक अम्ल है, विटामिन C का नाम है। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन B से। एंजाइम जो ग्लूकोज को एथेनॉल में उत्प्रेरित करता है वो क्या है, जाइमेज। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संचयन होता है ग्लाइकोजन के रूप में। हीमोग्लोबिन है ग्लोबुलर प्रोटीन। फिर है विटामिन B12 में धातु उपस्थित होती है, तो इसमें कोबाल्ट उपस्थित होती है CO। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन D से। सभी जीवित कोशिकाओं की अधिकतम प्रभावशाली ऊर्जा वाहक कौन होता है, ATP। पायरिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन C। चलिए अब हम रिक्त स्थानों की बात करते हैं। तो एक आदर्श विलियन वह है जो सभी परिस्थितियों में खाली स्थान नियम का पालन करते हैं, तो यहाँ पर राउल्ट नियम का पालन करते हैं। फिर विलियन जिनके सांद्रण परासरण दाब समान होते हैं विलियन कहलाते हैं, तो जिनके परासरण दाब समान होते हैं उन्हें कहते हैं समपरासरी विलियन। फिर अगला है अणुसंख्या गुणधर्म विलियन से के निश्चित आयतन में के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, तो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। खाली स्थान विलियन में निश्चित ताप पर विलेय की और मात्रा नहीं घोली जा सकती है, संतृप्त विलियन में। अर्धपारगम्य झिल्ली केवल के अणु को पार हो सकते हैं, तो अर्धपारगम्य झिल्ली से केवल विलायक के अणु ही पार होते हैं। अगला है तनुता पर बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता घटती है, तो यहाँ विशिष्ट चालकता घटेगी जब हम यदि विलियन की तनुता बढ़ा देंगे। अगला है एस्टिक अम्ल एक खाली स्थान वैद्युत अपघट्ट है, तो यहाँ दुर्बल हो जाएगा। विलियन का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर खाली स्थान होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा घटता है। फिर अगला है मानक हाइड्रोजन विभव शून्य माना गया है, यहाँ पर शून्य भरेंगे। अगला है वह युक्ति जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, खाली स्थान होती है, सेल होती है। वे पदार्थ जो जलीय विलियन में अधिक आयनित होते हैं खाली स्थान कहलाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया का समकालिक दर समीकरण खाली स्थान होता है, सूत्र होता है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई खाली स्थान होती है, प्रति सेकंड होती है, सेकंड इनवर्स लिख सकते हैं। अभिक्रिया दर अभिकारकों की सांद्रता के खाली स्थान होती है, समानुपाती होती है। अगला है अभिक्रिया की खाली स्थान का मान शून्य नहीं हो सकता आणविकता का। एथिल एसीटेट का जल अपघटन खाली स्थान कोटि की अभिक्रिया है, तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण एक खाली स्थान अभिक्रिया है, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है।
वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है खालिस्थान कहलाता है अर्धायु काल। फिर अगला है दर समीकरण में अभिकारकों की सांद्रता पदों के घातांकों का योग खालिस्थान होता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है घातांकों का योग। अगला है उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अग्र तथा प्रतीप अभिक्रियाओं का वेग स्थिरांक के अनुमान साम्य स्थिरांक कहलाता है, तो ये साम्य स्थिरांक कहलाएगा। खालिस्थान अभिक्रिया तथा क्रियाफलन की सांद्रता अथवा दाब पर निर्भर नहीं करता, तो ये कौन नहीं निर्भर करता, दर स्थिरांक। अगला है एथिल एसीटेट का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन खालिस्थान कोटि अभिक्रिया है, तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अगला है अणु संख्यता सदैव खालिस्थान होती है, तो यहाँ पूर्णांक होती है। इसके बाद आर्हीनीय समीकरण खालिस्थान के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो ये k = a e और e की पावर -e0/RT, इस तरह से इसको प्रदर्शित किया जाता है। अगला है विक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या खालिस्थान कहलाती है, तो इसको आणविकता कहते हैं। तीव्र अभिक्रिया 10⁻12 सेकेंड से कम समय में पूर्ण हो जाती है, ये हो जाएगा। अब देखते हैं एफ ब्लॉक के तत्व खालिस्थान तत्व कहलाते हैं, तो इन्हें अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। अगला है अधिकांश संक्रमण तत्व खालिस्थान चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, तो ये अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। अगला है परमाणु क्रमांक वृद्धि पर लैंथेनाइडों की त्रिज्या का आकार क्रमशः कम होता है। इसके बाद जिंक केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, यहाँ +2 भरना है। संक्रमण तत्वों और उनके यौगिक खालिस्थान का कार्य करते हैं, तो ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। अंतः संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, N-2F 1 से 14 तक, N-1D 1 से 10 तक, NS 1 से S तक है। इसके बाद अगला है पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र है, तो ये होता है KMnO4। वे यौगिक जिनमें खालिस्थान कार्बनिक समूह के कार्बन से जुड़ा रहता है कार्बधात्विक यौगिक कहलाते हैं, तो ये किससे जुड़ा होता है, धातु से। अगला है खालिस्थान सभी हरे पौधों में पाया जाने वाला संकुल यौगिक है, तो ये क्लोरोफिल है। अगला है विटामिन B12 खालिस्थान का संकुल यौगिक है, तो ये कोबाल्ट का है। अगला है EDTA खालिस्थान लिगेंड है, तो ये बहुदंतुर लिगेंड होता है। इलेक्ट्रॉन युग्मदाता खालिस्थान कहलाता है, तो ये लिगेंड कहलाता है। लिगेंड तथा धातु आयन के मध्य खालिस्थान बंध बनता है, उपसह संयोजी बंध बनता है। प्रस्फुटन रोधी कार्बधात्विक यौगिक है, टेट्रा इथिलीन लेड। इसके बाद उपसह संयोजकता का सिद्धांत खालिस्थान ने दिया, तो ये वर्नर ने दिया। अगला फेरोसिन में 2 साइक्लोपेंटाडाइनिंग रिंग के बीच खालिस्थान परमाणु होता है, तो इसके बीच में आयरन परमाणु होता है। हीमोग्लोबिन आयरन का खालिस्थान यौगिक है, एक तरह का संकुल यौगिक है। सेंडमेयर अभिक्रिया का उत्पाद खालिस्थान है, ये क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोफार्म को खुला छोड़ने पर बनने वाला हानिकारक उत्पाद है, ये COCl2 होता है, फॉस्जीन गैस होती है। अगला है एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र होता है, तो ये RX होता है। एरोमेटिक प्राथमिक एमीन का क्लोरोफार्म और एल्कोहलिक कास्टिक पोटास के साथ गर्म करने पर एक दुर्गंध युक्त गैस खालिस्थान प्राप्त होती है, तो आइसोसाइनाइड गैस प्राप्त होती है। अगला है क्लोरीटोन उच्च कोटि की खालिस्थान है, तो ये निद्राकारी औषधि होती है। प्रशीतक फ्रियान सूत्र का सूत्र है CCl2F2। इसके बाद अगला है SN1 अभिक्रिया खालिस्थान पद में होती है, तो ये 2 पदों में होती है। अगला खालिस्थान की उपस्थिति के कारण एल्कोहल का क्वथनांक उच्च होता है, हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण इसका क्वथनांक उच्च होता है। अगला है प्राथमिक एल्कोहल की वाष्प को गर्म एल्युमिनियम पर प्रवाहित करने पर खालिस्थान बनता है, तो एल्कीन बनता है। लुकास अभिकर्मक निर्जल ZnCl2 तथा खालिस्थान का मिश्रण होता है, HCl का मिश्रण होता है। फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करने पर खालिस्थान बनता है, बेंजीन बनता है। फिनॉल फार्मल्डिहाइड को अधिक मात्रा के साथ उच्च ताप पर संघनित होकर खालिस्थान बनाता है, तो यहाँ बेकेलाइट बनाता है। लकड़ी के भंजक आसवन से खालिस्थान एल्कोहल प्राप्त किया जा सकता है, मिथाइल एल्कोहल प्राप्त किया जा सकता है। अगला फिनाल का स्वभाव खालिस्थान होता है, अम्लीय होता है। ईथर का द्विध्रुव आघूर्ण एल्कोहल से खालिस्थान होता है, कम होता है। द्वितीयक एल्कोहल के ऑक्सीकरण पर खालिस्थान प्राप्त होता है, कीटोन प्राप्त होता है। निश्चेतक के रूप में खालिस्थान का उपयोग किया जाता है, ईथर का उपयोग किया जाता है। प्राथमिक एल्कोहल ऑक्सीकृत होकर के खालिस्थान बनाते हैं, एल्डिहाइड बनाते हैं। फॉर्मल्डिहाइड का अमोनिया की क्रिया पर खालिस्थान प्राप्त होता है, यूरोट्रोपिन प्राप्त होता है। कीटोन अपचयित होकर खालिस्थान एल्कोहल बनाते हैं, द्वितीयक एल्कोहल बनाते हैं।
कीटोन का कथनांक समावयवी एल्डिहाइड से खाली स्थान होते हैं उच्च होते हैं। एल्डिहाइड एवं कीटोन में खाली स्थान समूह होता है, कार्बोनिल समूह होता है। कीटोन क्लेमेंसन अपचयन पर खाली स्थान देता है, एल्केन देता है। एल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर वसा अम्ल प्राप्त होता है जिनमें कार्बन की संख्या खाली स्थान होती है, समान होती है। लाल चींटियों से खाली स्थान प्राप्त होता है, फार्मिक अम्ल प्राप्त होता है। वे एल्डिहाइड एवं कीटोन एल्डोल संघनन देते हैं जिनमें खाली स्थान उपस्थित होता है, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है। एमीन की क्षार की प्रकृति नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण होती है। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ भरना है। स्टीफन अभिक्रिया द्वारा एल्किल साइनाइड को खाली स्थान में परिवर्तित करता है, एल्डिहाइड में परिवर्तित करता है। कार्बिल एमीन परीक्षण केवल खाली स्थान एमीन देते हैं, प्राथमिक एमीन देते हैं। एमीन में CX बंध का अमोनिया द्वारा विदलन खाली स्थान कहलाता है, अमीनो अपघटन कहलाता है। शुद्ध एमीन खाली स्थान होती है परंतु वायु में अधिक समय तक रखने पर रंगीन हो जाता है, रंगहीन होती है। अगला है एनिलेन का क्लोरोफार्म व एल्कोहलिक कास्टिक पोटास के साथ गर्म करने पर फिनाइल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, तो यहाँ फिनाइल आइसोसाइनाइड भरना है। अगला मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद खाली स्थान है, तो यहाँ पर आइसोथायोसाइनेट होता है इसका मुख्य उत्पाद। फिर आगे का देखते हैं। एल्किल आइसोसाइनाइड को 250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर खाली स्थान बनता है, एल्किल साइनाइड बनता है। मिथाइल एमीन अमोनिया से खाली स्थान क्षारकीय है, अधिक क्षारकीय है। ट्राइनाइट्रोटाइल्यून एक खाली स्थान पदार्थ है, विस्फोटक पदार्थ है। ग्लूकोज 6 कार्बन युक्त खाली स्थान सैकेराइड है, मोनोसैकेराइड है। एमिनो समूह एवं कार्बोक्सिलिक समूह की परस्पर क्रिया से बनने वाला बंध खाली स्थान कहलाता है, ये पेप्टाइड कहलाता है। विकृतीकरण प्रोटीन की खाली स्थान संरचना प्रभावित नहीं होती है, प्राथमिक। प्रोटीन खाली स्थान का बहुलक होता है, अमीनो अम्ल का। यूरेसिल DNA में नहीं पाया जाता है, यहाँ पर यूरेसिल भरना है। विटामिन A की कमी से खाली स्थान नामक आँखों की बीमारी हो जाती है, रतौंधी। खाली स्थान रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, फाइब्रिनोजन। फिर आयोडीन की कमी से खाली स्थान रोग होता है, तो घेंगा। खाली स्थान हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को संतुलित करता है, इंसुलिन। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में ATP के खाली स्थान अणु उत्पन्न होते हैं, 38 ATP उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ पर सही जोड़ी को देख लेते हैं। तो गैस का द्रव में विलयन जो इसमें दिया है उसमें क्या है, सोडा वाटर। फिर ठोस का गैस में विलयन, तो ये धुआं। अणुसंख्यक गुणधर्म, विलेय कण की संख्या। राउल्ट के नियम का पालन, आदर्श विलयन। अधिक मात्रा में विलेय की मात्रा, ये है सांद्र विलयन। इस तरह से हमको जोड़ी मिलाना है इनकी। अगली जोड़ी देखते हैं जो इनमें दिया है, इसमें से देख लेते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट NH4OH होता है। प्रबल विद्युत अपघट ये हो गया HCl। संक्षारण ये जंग लगना। धात्विक चालक एल्युमिनियम। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसका मान 0 वोल्ट होता है। अगला देख लेते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया ये मोल पर लीटर पर सेकेंड हो गया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया ये प्रति सेकंड भर होता है। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया पर मोल पर लीटर पर सेकेंड। फिर तृतीय कोटि की अभिक्रिया ये मोल पावर -2 है, L की पावर 2 है, S-1 है। इस तरह से इसका हमको जोड़ी मिलाना है। अगली जोड़ी देख लेते हैं। एक्टिनाइड ये रेडियोधर्मी हो गया। रंगहीन Zn2+ हो गया। सिक्का धातु कॉपर और सिल्वर हो गया। फिर यहाँ पर EDTA बहुदंतुर लिगेंड होता है। क्लोरोफिल इसका रिलेशन मैग्नीशियम से, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम ज़्यादा पाया जाता है। नाइट्रेटो ऋणात्मक लिगेंड है। डाइफेनिल फास्फीन ये उदासीन लिगेंड है। एक्को एक दंतुर लिगेंड होता है। इस तरह से यहाँ पर जोड़ी मिलाना है। अब यहाँ पर SN1 इसमें मुक्त मूलक है। SN2 माध्यमिक उत्पाद इसमें बनता है। क्लोरोपिक्रिन ये युद्ध गैस है। क्लोरीटोन ये निद्राकारी औषधि है। कार्बोनिल क्लोराइड ये क्या है, फॉस्जीन गैस होती है। इसके बाद नाइट्रोबेंजीन को मीरविन का तेल कहते हैं। मस्टर्ड तेल अभिक्रिया एल्किल आइसोथायोसाइनेट इसका उत्पाद होता है। कार्बिलेमिन अभिक्रिया आइसोसाइनाइड। और सेंडमेयर अभिक्रिया यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन। अगला देख लेते हैं
हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है, लैक्टोज दूध में पाया जाता है, वैलीन अमीनो अम्ल है, ग्लूकोज मोनोसैकराइड है, रिबोज शर्करा या राइबोज शर्करा किस में होती आरएनए में। इस तरह से यहाँ पर जोड़ी हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक वाक्य के प्रश्नों की। विलयन में विलेय की मात्रा कम होने पर विलयन कहलाता है, ये तनु विलयन कहलाएगा। प्रति लीटर विलयन में विलेय ग्राम तुल्यांकों की संख्या कहलाती है तुल्यांकी चालकता। गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर होते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। इसके बाद अगला विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन के सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या का अनुपात कहलाता है, जिसे मोल प्रभाज कहते हैं। अगला विलयन जो बिना संघटन बदले एक ही ताप पर आश्रित होता है उसको बोलते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। इसके बाद अगला है दो इलेक्ट्रोडों को संयुक्त करने पर प्राप्त युक्ति कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है? सेल कहलाती है। वैद्युत अपघटनी क्रिया जिन नियमों का पालन करती है वे नियम कहलाते हैं, वो फैराडे के नियम कहलाते हैं। वह क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन एक साथ होते हैं क्या कहलाती है? उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। वे पदार्थ जो विलयन में आयनित होते हैं कहलाते हैं विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। नियम जिसके द्वारा अल्प विलेय लवण की विलेयता ज्ञात कर सकते हैं उसे कोलरास का नियम कहते हैं। किस कोटि की अभिक्रिया सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है? शून्य कोटि पर। इकाई समय में क्रियाकारक की सांद्रता परिवर्तन को क्या कहते हैं? इसके अभिक्रिया दर कहते हैं। इसके बाद किसी अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं? सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का सूत्र लिखिए, तो ये होता है T12 बराबर 0.693/K। अगला शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल किसके समानुपाती होता है? अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। दर निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या क्या कहलाती है? इसे अणुसंख्यता कहते हैं। जिंक परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता, क्यों? क्योंकि इसके डी कक्षक पूर्णतः भरे होते हैं। अगला है Cu+ तथा Cu++ कौन सा आयन रंगहीन है, क्यों है? यदि हम Cu जो इसकी परमाणु विन्यास होता है वो होता है 3D10 और 4s1। तो यदि हम यहाँ पर देख लें कि Cu+ है, मतलब यदि हम इसको निकाल दें तो इसमें D में 10 हो जाएंगे, पूर्णतः भरा होगा। और पूर्णतः भरा होगा तो ये कैसा होगा? रंगीन हो जाएगा। जबकि Cu2+ करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें निकलेगा तो ये हो जाएगा 3D9, ये Cu2+ की संरचना होगी। तो एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होगा तो ये रंगीन बनाएगा। तो यहाँ पर रंगहीन पूछा कि कौन रंगहीन बनाएगा, तो Cu+ क्या हो जाएगा? रंगहीन बनाएगा, और Cu2+ क्या बनाएगा? रंगीन वाला बनाएगा। इसके बाद अगला है F ब्लॉक तत्वों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? तो ये दो तरह की श्रेणियाँ होती हैं, दो श्रेणियों में बांटा गया है, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड। लेंथनम की कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है? तो ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है। F++ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? यहाँ से आप कर सकते हैं, इसका जो परमाणु विन्यास होता है ये होता है 3D6 और ये होता है 4s2। इसमें से यदि 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो D में कितने बचेंगे? 6। तो यहाँ पर जब 6 बचेंगे तो यहाँ जो है 2 जोड़े में रहेंगे, बाकी सिंगल रहेंगे, तो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसके भीतर होंगे। इस तरह से यहाँ पर ये एक सिंगल भर दिए, ये हो गया 5, और इसके बाद यहाँ एक 6 भर जाएगा ये, तो ये 4 जो हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसके बाद अगला है लूनर कास्टिक किसे कहते हैं? तो ये AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट को। अगला है केंद्रीय धातु आयन से जुड़े एक दंती लिगेंड की संख्या कहलाती है, ये उप सहसंयोजी संख्या कहलाती है। इसके बाद ये है यदि संकुल आयन ऋणायनिक है तो केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के आगे क्या लगाते हैं? तो यहाँ पर ये 8 लगाया करते हैं, जैसे फेरेट, जिंकेट, जो भी धातु होगी उसके आगे 8 लगा दें। वे योगशील यौगिक जो क्रिस्टल जालक के रूप में ही स्थायी होते हैं किंतु जलीय विलयन में अपने यौगिकों में टूट जाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? द्विक लवण। माने क्रिस्टल जालक में स्थायी होते हैं और जलीय विलयन में टूट जाते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं। और वे आणविक या योगशील यौगिक जिनका अस्तित्व जलीय विलयन तथा विलायक के विलयन में विद्यमान रहता है, मतलब ये जैसा ठोस अवस्था में रहते हैं वैसे विलयन अवस्था में भी रहते हैं, टूटते नहीं हैं, ऐसे यौगिकों को हम क्या बोलते हैं? संकुल यौगिक बोलते हैं। अगला है यहाँ
लिगेंड वह विशिष्ट परमाणु जो वस्तुतः इलेक्ट्रॉन युग्म देता है कहलाता है, उसे दाता परमाणु कहते हैं। धातु या अधातु आयन के साथ संयोजन का जब कोई बहुतंतु लिगेंड चक्रीय संरचना वाला अणु बना लेता है तो कहलाता है, तो उसे कीलेट कहते हैं। केंद्रीय धातु आयन तथा उससे जुड़े हुए लिगेंड को एक बड़े कोष्ठक के अंदर रखते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे उपसहसंयोजन क्षेत्र कहा जाता है। अगला उपसहसंयोजन संख्या 6 वाले संकुल आयन का आकार होता है, तो यह अष्टफलकी होता है। अगला वर्नर की प्राथमिक संयोजकता से निर्मित बंध होते हैं, ये विद्युत संयोजी होते हैं। फिर क्लोरोबेंजीन का किससे क्रिया कराने पर डीडीटी बनता है, तो ये क्लोरल से अभिक्रिया कराने पर डीडीटी बनता है। फिर है वुर्ज संश्लेषण क्रिया में किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो ये सोडियम का उपयोग किया जाता है। बेंजीन की मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया कराने पर टॉल्यून प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया का नाम क्या है? इसे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। एल्केन हैलाइड के सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर बनता है, यह एल्केन बनता है। बेंजीन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ क्रिया करके खालिश बनाता है, ये तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनाता है। एल्किल हैलाइड ध्रुवीय प्रकृति का होता है, फिर भी जल में अविलेय होता है, क्यों? यह हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाता है, इसलिए जल में अविलेय होता है। अगला है अल्कोहल को पीने से अयोग्य बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो ये पिरिडीन मिलाया जाता है। अल्कोहल के निर्जलीकरण पर बनता है, एल्कीन बनता है। ईथर का समावयवी होता है, अल्कोहल होता है। उस प्राथमिक अल्कोहल का नाम बताइए जो आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है, यह है इथाइल अल्कोहल। फिर अगला है अल्कोहल तथा फिनाल में कार्बन की संकरण की अवस्था लिखिए, तो अल्कोहल में कार्बन sp3 संकरित रहता है, जबकि फिनॉल में sp2 संकरित रहता है। अगला है प्राथमिक एमीन पर नाइट्रस अम्ल की क्रिया से बनता है, तो प्राथमिक अल्कोहल बनता है। जटिल कार्बनिक यौगिकों को एंजाइम द्वारा धीमी गति से अपघटन कराने की क्रिया कहलाती है, तो किण्वन कहलाती है। अगला है कार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहते हैं, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का विलयन कहलाता है, तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का विलयन टॉलेन अभिकर्मक कहलाता है। फिर अगला एल्डिहाइड में प्राथमिक कार्बन की संकरित अवस्था क्या है, तो वह sp2 संकरित होता है एल्डिहाइड में। एसिड क्लोराइड से संगत एल्डिहाइड बनाने वाली अभिक्रिया का नाम बताइए, तो एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाने वाली अभिक्रिया कहलाती है रोजनमुंड। इसके बाद एल्डोल संघनन किस प्रकार के एल्डिहाइड और कीटोन में होता है, तो जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है। इसके बाद अगला हाइड्रोजोइक अम्ल की क्रिया वसा अम्लों से कराने पर प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है, यह क्रिया क्या कहलाती है? यह स्मिट अभिक्रिया कहलाती है। इसके बाद फॉर्मल्डिहाइड की सांद्र NOS से क्रिया क्या कहलाती है, तो ये कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। फेलिंग विलयन के साथ लाल भूरे अवक्षेप देता है एल्डिहाइड। नाइट्रीकरण मिश्रण किसे कहते हैं, तो ये नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का मिश्रण होता है HNO3 + H2SO4 को। मिर्बेन का तेल किसे कहते हैं, नाइट्रोबेंजीन को। प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक अमीनों में विभेद के लिए कौन सा अभिकर्मक प्रयुक्त होता है, तो ये हिंसबर्ग अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है। फिर हवा में खुला छोड़ने पर एनिलीन काला भूरा पड़ जाता है, क्यों? ऑक्सीकरण होने के कारण। नाइट्रोबेंजीन के अम्लीय माध्यम में अपचयन करने पर प्राप्त होता है एनिलीन। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की फिनाल के साथ क्रिया कहलाती है, तो युग्मन अभिक्रिया कहलाती है। कार्बल एमीन परीक्षण देते हैं प्राथमिक एमीन। एमीन की प्रकृति होती है, ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। किस एमीन में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है, तृतीयक एमीन में अंतरणुक हाइड्रोजन बंध नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन से प्रोटीन उत्तरदायी होता है, फाइब्रिनोजन। अमीनो अम्ल को आपस में कौन सा बंध जोड़ता है, पेप्टाइड बंध जोड़ता है। ग्लूकोज में पाइरेनोज वलय होता है, जबकि फ्रक्टोज में फ्यूरेनोज वलय पाया जाता है, जबकि ग्लूकोज में पाइरेनोज वलय पाया जाता है। इनको पढ़ के देखिएगा, एक जैसे हैं, एक है पाइरेनोज और एक है फ्यूरेनोज।
शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। हमारे शरीर द्वारा निर्मित न होने वाले अमीनो अम्ल जो शरीर को बाहर से आहार में दिए जाते हैं कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। डाइसेकेराइड का सामान्य सूत्र है C12H22O11, ये डाइसेकेराइड का सूत्र है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी का। दूध में उपस्थित डाइसैकराइड शर्करा क्या कहलाती है? लैक्टोज। इसके बाद यहाँ पर है रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन वाहक का नाम है हीमोग्लोबिन। तो इस तरह से एक एक अंक के इम्पॉर्टेंट प्रश्न हमेशा 2-4 ऑब्जेक्टिव ऐसे आते हैं जो नए तरह के आते हैं। इससे आप तैयारी करिए। इसमें सत्य असत्य के मैं क्वेश्चन नहीं बना पाया, तो वो क्वेश्चन जो आप अभी पढ़ें इन्हीं को खाली स्थान वालों को, विकल्प वालों को एक दूसरे को दूसरे में पूछ सकता है। जैसे एक वाक्य वाला विकल्प में जा सकता है, विकल्प वाला खाली स्थान में आ सकता है, और इन्हीं चीज़ों को सत्य असत्य में पूछता है। तो ये पर्याप्त क्वेश्चन है, इसकी तैयारी करिए अच्छे से, और इसी से भी क्वेश्चन आएंगे। बाकी आप आगे कभी पढ़ सकते हैं। थैंक यू। और इसके आगे 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के भी वीडियो बनेंगे, उनको भी आप देखिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे।